नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। उन्नत तकनीक से गेहूं की खेती करके लिया अच्छा उत्पादन। अधिक लाभ के लिए गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख। यदि किसान भाइयों आप थोड़ी मेहनत करके उन्नत तकनीक से खेती करें तो फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ऐसी ही मिसाल पेश की है गांव बलेखड़ जयपुर के किसान बीएल यादव ने। इन्होंने गेहूं की फसल वैज्ञानिक तकनीक से करके अच्छा उत्पादन लिया है और आज वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो कैसे लिया इन्होंने इतना अच्छा उत्पादन, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। गेहूं की फसल के लिए हमने अक्टूबर में 15 बीघा हमने गेहूं बोने थे। तो 15 बीघा अक्टूबर के अंदर हमने क्या किया कि सबसे पहले इसमें फुहारा लगाए। 5-4 रोज बाद में पड़ाव होने के बाद में इसमें पिलाऊ काटे। फिर इसमें गोबर खाद डाला। गोबर खाद डाल के इसके अंदर एक बार और सियाल दे दी। तो फिर ये ज़मीन हमारी तैयार हो गई। इसके अंदर हमने 15 बीघा गेहूँ लगाने थे। किसान भाइयों, इन्होंने गेहूं की खेती 15 बीघा जमीन यानी कि 1.5 हेक्टेयर में की और वे गेहूं की खेती करके काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक तकनीक से गेहूं की खेती करके अच्छा उत्पादन लिया है। 20 नवंबर के आसपास ही हमने पड़ाव करके उसमें बिजाई कर दी। बिजाई करने के बाद में उसमें 20 रोज बाद हमने एक मिनी फुहारा लगाए और उसमें एक पानी दिया। एक पानी देके हमने 15-20 दिन बाद में इसमें गोज की। गोज करने के बाद फिर हमने मिनी फुहारा से एक पानी दे दिया और इसके अंदर घास फूस चीलवा इलवा कुछ नहीं रहा। फिर इसमें 15 रोज बाद में गोज करने के बाद में इसमें एक बार यूरिया खाद डाला। 15 रोज बाद में सिंचाई के साथ पहले इसमें खाद पखेर दिया यूरिया, फिर इसमें सिंचाई कर दी। इन्होंने पानी की कमी के चलते गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए मिनी फव्वारा लगवाए, जिससे इन्होंने कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की और फसल की अच्छी बढ़वार हुई। मिनी फव्वारा लगाने से हमें ये फायदा हुआ कि इसमें गेहूं है जो आड़े नहीं पड़ते हैं। तो हमने तो खेती किया है कि हमने तो मिनी फव्वारा से ही करते हैं। मिनी फव्वारा के अंदर पानी धीरे धीरे इसमें बिखरता रहता है और गेहूं के अंदर ये बहुत इसमें लाभदायक है और इसमें ये ज़मीन के आड़े भी नहीं पड़ते हैं। तो ये सीधे सीधा पेड़ खड़ा हो जाता है। तो पेड़ खड़ा होने से क्या है कि इसमें बाल होती है वो अच्छी रहती है और बढ़ जाती है। आड़ा पड़ जाता है जब ये गेहूँ, तब उसमें थोती रहती है और थोती होने के बाद में इसमें चारा भी कमज़ोर हो जाता है और गेहूँ भी जब 6-7 कुंटल बीघा का बैठे तो इसमें 4 कुंटल बीघा का ही बैठता है आड़ा पड़ने के बाद में। तो हमारे तो 15 बीघा गेहूँ थे, तो हमने तो मिनी फुहारे से सिंचाई की। मिनी फुहारा से हमें बहुत फ़ायदा होता है। हम खेती मिनी फुहारे से करते हैं। जो हो गेहूँ हो, इनमें चना है, ये सब इसमें मिनी फुहारा हम चलाते हैं। इनसे क्या है कि हमारे नुकसान नहीं होता है और कटाई भी सही होती है। तो हम तो मिनी फुहारा लगाते हैं, तो इसे करीब इसमें 3-4 घंटे में ही लाइन आराम से भीज जाती है। फिर वो हम इसे वाल चेंज करते देते हैं और सिंचाई भी क्या है मिनी फुहारा से डबल हो जाती है। करीब 3-4 घंटे में, ये 3 घंटे में लाइन भील जाती है। 6 घंटे का पावर आता है तो 2 लाइन आराम से इसमें चल जाते हैं। जैसे 10, 12, 13 नोजल दे तो इसमें करीब 40 नोजल चलते हैं। तो ये करीब 80 नोजल
की यानी 2.5-3 बीघा ज़मीन बीत जाती है मिनी फुहारा से, और आड़े भी नहीं पड़ते हैं। तो मिनी फुहारा से हम जो गेहूँ की सिंचाई करते हैं और इसमें बहुत फायदा है। गेहूं की फसल पकने के बाद इन्होंने कटाई मजदूरों के द्वारा करवाई, क्योंकि मजदूरों के द्वारा फसल की कटाई करवाने के बाद जो भूसा बचता है वह खराब नहीं होता, पूरा का पूरा भूसा मिल जाता है। जो 80% गेहूँ सूखने लगता है तो इसमें हम इसमें कटाई करना, जब दंगियों की बाल थोड़ी सूख जाती है तो इसे हम 80-90% पे ही उसको कटाई चालू कर देते हैं। और कटाई के बाद में उसमें पुड़िया बांध के और 5-7 रोज उसको वहाँ जाम के अंदर ही एक पुड़िया पड़ी रहती है, तो वो 5-7 रोज में क्या है वो सूख जाती है। और सूखने के बाद में जब 7 रोज हो गए, 8 रोज हो गए, तो उसके बाद में हमने इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके और उसको हम थ्रेसर से निकलाते हैं। थ्रेसर से एक उड़ी ट्राली लगा लेते हैं, तो वो नाज तो उसमें ट्राली में आ जाता है, और भूसा होता है, चारा होता है, वो साइड के अंदर उसका कूड़ा हो जाता है। थ्रेसर क्या है हमारे बिल्कुल गेहूं को साफ काटती है। ये थ्रेसर से गेहूं निकलाने के बाद में हमने 2 रोज बाद में धूप लगा के उसमें बोरियों में गेहूं को डाला, तो उसमें 75-80 कुंटल गेहूं निकले। तो गेहूं अच्छा निकला। प्रति 1 कुंटल भाव है, 1 कुंटल का करीब 1900-2000, तो करीब 1.5 लाख का गेहूं हमारे बैठ गया। और उसके अंदर जो भूसा बोलते हैं चारा, वो करीब 45-50 हज़ार रुपये का चारा हो गया। इसलिए हमारे 15 बीघा गेहूं में 2 लाख की ये फसल, गेहूं की फसल तैयार हो गई। अभी इन्होंने गेहूं को बेचा नहीं है और किसान भाइयों गेहूं के उत्पादन के अलावा इन्हें गेहूं का भूसा भी प्राप्त हुआ, जिसे ये किसान अपने पशुओं को खिलाने के काम में लेंगे। तो इसमें 15 बीघा गेहूं में खर्चा सभी को इनको मिला के ट्रैक्टर का, वो कटाई का, गुजाई का, और बिल का, थ्रेसर का, और निनाण का, गोज का, ये मिला के करीब हमारे 45 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। और इसमें हमारे 2 लाख रुपये के कुल हुआ था ये गेहूं और चारा। तो इसमें हमारे 1,55,000 रुपये का शुद्ध बचत हमारे हो गई। तो ये हमें गेहूं बहुत सही हुए और हमें अच्छी इनकम भी अच्छी हो गई, और 1,50,55,000 रुपये हमें बच गई, कुल शुद्ध बचत हो गई। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, क्योंकि अभी तापमान बहुत बढ़ रहा है और इस गर्मी के मौसम में इनकी विशेष देखरेख की जरूरत होती है। तो गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख किस तरह से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर अशोक सिंह यादव। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मधुमक्खी पालन में उसका प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय अगर हमने मधुमक्खियों की जो हमारी इकाई लगी हुई है, जो हमारी मधुमक्खी कॉलोनियां हैं, उनका सही तरीके से अगर हम प्रबंधन नहीं किया तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खी पालन के लिए जो विशेष जो हमें सावधानियां रखनी है, उसमें सबसे पहले तो हमें जो है ये देखना होता है कि जब इस समय जो है हमारे क्षेत्र में फसलों का अभाव होता है, लगभग जो रबी के सीज़न की जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी फसलें जो है वो कट चुकी होती हैं और हमारे आसपास के एरिया में जो है फ्लोरा की कमी हो जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें अपनी जो मधुमक्खी जो कॉलोनी है उनका स्थान परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हम जो है जो हमारी जो गर्मी में मधुमक्खी की जो कॉलोनी है उनको किस प्रकार हम सुरक्षित करें, ये हमें देखना जरूरी है। मौन पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में मधुमक्खी पालन से अधिक शहद उत्पादन के लिए आप मधुमक्खियों की देखरेख किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हमें स्थान का चयन करना है और ऐसे स्थान का चयन करना है जहां गर्मी के मौसम में हमारी जो मधुमक्खी कॉलोनियां हैं वो हम वहाँ रख सकें और उनका जो है सही तरीके से उनका जो है प्रबंधन कर सकें।
तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऐसी जगह देखना है जहाँ जैसे कि बगीचे वगैरह होते हैं, जहाँ पर जो है जैसे गर्मी के मौसम में कई बगीचे हमारे आसपास जो हमारे क्षेत्र में होते हैं, जैसे अमरूद का बगीचा है या आम का बगीचा है, नींबू है और दूसरे जो कुछ फल वृक्ष होते हैं, उससे भी जो है मधुमक्खी को जो फ्लोरा मिलता है। इस प्रकार के बगीचों में हम अपने जो है कॉलोनी को हम जो है ले जाकर वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, स्वच्छ पानी की व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में मधुमक्खी को जो है पानी की आवश्यकता होती है, तो हमें जो है स्वच्छ पानी का वहाँ प्रबंधन हो, ये हमें देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ जहाँ पर हम जो है अपनी कॉलोनी जहाँ पर गर्मी में हम रख रहे हैं, वहाँ पर ये भी देखना है कि आसपास के एरिया में जहाँ हमने बगीचे में अपनी कॉलोनियाँ रखी हुई हैं, वहाँ अगर फ्लोरा उपलब्ध है, जैसे कि गर्मी में हम देखते हैं कई प्रकार की जो है सब्जियाँ हमारे किसान भाई गर्मी में लगाते हैं, तो जो जैसे कद्दू वर्गी सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी है, तोरई है, ककड़ी है, खीरा है, इसमें भी जो है मधुमक्खी अपना जो है वहाँ से फ्लोरा लेती है, वहाँ से नेक्टर और जो है पोलन वहाँ से वो ले सकती है। दूसरा, हमारे जो बॉक्स रखे हुए हैं उसमें तापमान के नियंत्रण के लिए हम जो है जो बॉक्स के ऊपर जो हमारी टाट की जो बोरियाँ होती हैं, उन बोरियों को गीला करके जो है हम उस पर रख सकते हैं। और ऐसा हम दिन में जो है कम से कम 3 से 4 बार अगर हम करते हैं, तो जो हमारे जो मधुमक्खी का जो बॉक्स होता है उसमें तापमान जो है कम हो जाता है और तापमान नियंत्रित होने से मधुमक्खियाँ अपना जो है अच्छे से कार्य कर सकती हैं। जो मधुमक्खी की जो हमारे बॉक्स होते हैं उनको हम केवल ऐसे समय पर खोलते हैं जब जो है तेज़ हवाएँ नहीं हो, दूसरा तेज़ धूप जो है हमारे बॉक्सों पे नहीं आ रही हो। तो इसके जो निगरानी का जो सही समय है वो समय हमारा सुबह का टाइम होता है, जब जो है धूप जो कम होती है। दूसरा जो है आपका उस समय तेज़ हवाएं या लू हवा नहीं चल रही होती है, इस समय हम जो है अपनी कॉलोनी या हमारे जो बॉक्स हैं उनकी हम जो है देख रेख कर सकते हैं। मोहन पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में फूलों की उपलब्धता कम होने लगती है, इसीलिए मधुमक्खियों को इस समय कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। तो आप किस प्रकार कृत्रिम आहार तैयार करके मधुमक्खियों को दें, आइए जानते हैं। दूसरा, गर्मी का मौसम ऐसा होता है जब चारों तरफ हमारा ड्राई सीजन होता है और मधुमक्खी को फ्लोरा की कमी हो जाती है, तो हमें जो है आर्टिफिशियल डाइट देने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मधुमक्खी को अगर हमने जो है भोजन उपलब्ध नहीं कराया तो वो अपना कार्य करना जो है कम कर देगी और मधुमक्खियाँ अपना जो विकास नहीं कर पाएंगी और हमारी जो कॉलोनी है वो कमज़ोर होती जाएगी। तो हमें जो है इसके लिए आर्टिफिशियल डाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसमें जैसे चीनी का घोल बनाकर हम जो है रख सकते हैं समय समय पर उसकी उदर पूर्ति के लिए। दूसरा, उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम जो है जो जैसे बेसन वगैरह को भी उसमें हम जो है ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वच्छ पानी को हम जो है बर्तनों में भर के जो है जगह जगह रख सकते हैं, जिससे कि जो है मधुमक्खी अपना जो है वहाँ से पानी ले सके। और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है उसका निदान भी तुरंत करें, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई कीट या कोई बीमारी की समस्या आती है तो अगर हम जो है उसका मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो वो समस्या दिनों दिन बढ़ती जाती है। अगर सही समय पर जो है नियमित रूप से अगर हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं तो समस्या के बारे में हमें समय से पता चल जाता है और उसका हम जो है निदान भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गर्मियों में हम जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि आगामी आने वाले जो हमारा सीजन है, जब फ्लोरा पर्याप्त मात्रा में हमारे क्षेत्र में होता है, फिर हम उससे जो है अधिक से अधिक जो है लाभ ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मूंग और उड़द फसलों में अभी पीला मोजेक रोग दिखाई दे रहा है। ये रोग फसल में बड़ी तेजी से फैलता है, साथ ही से फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। ऐसे में रोग की पहचान कर इसका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण प्रसाद। आज आप लोगों से हम जो समर मूंग के बारे में बात करेंगे, गर्मा मूंग जो खेती करते हैं उसके बारे में और मूंग की खेती के बारे में।
जो हम देखते हैं कि मूंग की खेती करते हैं उसमें बहुत सारे उत्पादन जो उसका कम होने का बहुत सारा कारण होता है। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। आज के डेट में आप जान ही रहे हैं, सुन रहे हैं, काफ़ी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसी तरह का ये हमारे पौधों के लिए, फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें खेती में प्रबंधन के साथ साथ जो ज़रूरी है येलो मोजाइक वायरस को कंट्रोल करने का, उसमें है कि सही बीजों का चयन होना चाहिए जो कि रेसिस्टेंट वैरायटी हो। तो इसमें हम जो किस्मों का चयन करते हैं उसमें हमारे पास PDM 11 काफ़ी अच्छी किस्म है, अच्छी वैरायटी है, आप इसको ले सकते हैं। पूसा विशाल है, हम 16 है, ये सब किस्में जो हैं काफ़ी अच्छी है। तो इन सब किस्मों को आप लगा के इससे बच सकते हैं। दूसरा जो इसका उपाय है, जो हमारा बीज, अच्छे बीजों का चयन, वीड जो खरपतवार है उसका नियंत्रण, और जो हमारे पास मिट्टी है, सॉइल है, उसका मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारे पास उसके उत्पादन को, उसके बीमारी को रोकने का काफ़ी अच्छा ये उपाय हो सकता है। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। उसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे। तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें, तो इसको रोका जा सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है, क्रॉप रोटेशन, वो करके आप इसको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं और हमारे जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बहुत और सारे चीज़ हैं जिनको हम अपना के अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जैतारण जिला पाली के किसान महेंद्र सिंह ने। आप भैंस की मुर्रा नस्ल पर जानकारी चाहते हैं तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है।
यह भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से है, किंतु अब यह उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सफलता से पाली जा रही है। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।